मास्टर जियो से बात करने के बाद कबीर हॉस्पिटल के अंदर आ गया था। हॉस्पिटल के अंदर का माहौल कबीर को बहुत ज्यादा परेशान करने लगा था। वो सब लोगों के चेहरे पर उस दर्द को देख पा रहा था जो उसने आज से पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि कबीर पहले कभी हॉस्पिटल नहीं गया था, मगर आज जब उसका कोई अपना यहाँ पर जिंदगी से लड़ रहा था तो उसको इस इमोशनल जर्नी की वैल्यू समझ आ रही थी। ऐसा भी नहीं था कि कबीर वहां खुद को तलाशने गया था। वो वहां पर अपने सवालों के बोझ के कारण गया था। वहीं पर अचानक से उसने एक आदमी को डॉक्टर का शुक्रिया अदा करते हुए देखा। वो समझ गया कि उसकी मदद कौन कर सकता है। वो बाहर आया और मास्टर जियो से कार्तिकेय का मोबाइल मांग के ले गया। कुछ हटके उसने डॉक्टर यासीब से बात की। डॉक्टर ने पहले तो कबीर की बहुत ज्यादा खिंचाई की, मगर आखिर में कबीर ने उनसे किसी को ढूंढने के लिए कहा। डॉक्टर समझ गया कि कबीर किस इंसान की बात कर रहा है। जब उन्होंने चीफ का नाम लिया तो कबीर हैरान हो गया कि डॉक्टर उसको किस तरह से जानते हैं। डॉक्टर यासीब ने यहाँ पर कबीर को समझाने की कोशिश भी की, मगर कबीर ने साफ कर दिया कि उसको चीफ को खत्म करना है। इसका अंजाम कबीर बहुत अच्छे से जानता था, मगर अभी उसको किसी बात का डर नहीं था। बात लंबी होते हुए देख कबीर ने डॉक्टर को आखिरी बार पूछा कि वो मदद करेंगे या नहीं। कबीर के आगे डॉक्टर यासीब ने घुटने टेक दिए और उससे 8 घंटे का वक्त मांगा। साथ ही उसको बताया कि सुबह एक आदमी उसके पास आएगा जो उसको एक लिफाफा देगा। यही लिफाफा उसको चीफ तक लेकर जाएगा। कबीर अभी बात कर ही रहा था कि मास्टर जियो ने कबीर को हॉस्पिटल का कोई फॉर्म साइन करने को दिया। फॉर्म देख के कबीर के मन का डर उस पर फिर से हावी होने लगा। साथ ही डॉक्टर ने उसको बताया कि अगले 8 घंटे कार्तिकेय के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इन 8 घंटों में वो बच गया तो ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। डॉक्टर की इस बात को सुनने के बाद कबीर का दिमाग और ज्यादा नेगेटिव सोचने लगा। पता नहीं क्यों, मगर वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। मास्टर जी ने उसका ध्यान भटकाने के लिए उसको समझाने की कोशिश भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कबीर सबको दिखने के लिए मुस्कुरा रहा था। अंदर से वो बहुत ज्यादा उदास था। मास्टर जियो और पारस के लिए भी ये बहुत ज्यादा मुश्किल भरी सिचुएशन थी, क्योंकि मास्टर जियो हर बात में कबीर की मिसाल देते हैं, मगर अभी तो कबीर को खुद किसी सहारे की जरूरत लग रही थी। कबीर दूर जाकर अकेले खड़ा हो गया था। वो अपने अंदर की कमजोरी को दिखाना नहीं चाहता था। अभी जो कुछ कबीर के साथ हो रहा था वो उसकी इमेज के ठीक उल्टा था। उसी जगह पर मास्टर जियो और पारस अकेले में बात कर रहे थे। आपको क्या लगता है भैया, हम अभी कबीर को कैसे समझा सकते हैं? पारस ने पूछा। मजबूत से मजबूत चीज में भी कोई ना कोई कमजोरी होती है। कबीर को देख के मुझे अभी ऐसा ही लग रहा है। उसको गौर से देखो, वो दोहजक से गुजर रहा है, मगर किसी को बता नहीं रहा। मुझे इस तरह के सिचुएशन से बहुत ज्यादा डर लगता है। मास्टर जियो ने दूर खड़े कबीर को देखते हुए कहा। कबीर को हमें किसी तरह से नॉर्मल करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूँ? पारस ने कहा। मैं जानता हूँ तुम कबीर को उस सपने के लिए जिंदा रखना चाहते हो जिसके पाने की हसरत मैंने कई साल से की है, लेकिन अभी तो वो खुद दूसरों के सपने में जी रहा है। मास्टर जियो ने कहा। इसलिए तो कह रहा हूँ कि कबीर को जल्द से जल्द हमें नॉर्मल करना पड़ेगा। ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए और हम। पारस अभी बोल ही रहा था कि अचानक से मास्टर जियो ने उसको फटकार लगाते हुए कहा, तुम जरूरत से ज्यादा मत सोचा करो। मैंने अगर कहा है तो सब ठीक कर दूंगा। कबीर को मैं इमोशनल तौर पर टूटने नहीं दूंगा। हाँ जानता हूँ भैया, मगर अभी कबीर की चाबी है कार्तिकेय, जो खुद मौत के मुंह में खड़ा है। पारस ने मास्टर जियो को चिढ़ते हुए कहा। मौत के मुंह में खड़ा है ना कि चला गया है? तुम परेशान मत हो। मैं कबीर को अभी ऐसे काम में उलझा देता हूँ कि वो ज्यादा कुछ सोच ही ना पाए। मास्टर जियो ने इस बात को ऐसे कहा जैसे उनके पास कबीर के लिए कोई प्लान था, मगर अभी इस प्लान को उन्होंने पारस को बताना सही नहीं समझा था। पारस को ये बात बुरी लग रही थी, मगर मास्टर जियो से वो ज्यादा बात कर भी नहीं सकता था। पारस को खामोश देख के मास्टर जियो ने उसके कंधे को सहलाते हुए कहा, मेरे भाई, अपने इस बड़े भाई पर भरोसा रखो। मैं जो कुछ करूंगा बहुत सोच कर करूंगा। अब तुम एक काम करो, जल्दी से अड्डे पर जाओ और वहां पर सब चेक करके सब हथियार को अंदर अच्छे से रख दो। मैं
भाई का जेस्चर देख के पारस पिघल गया। पारस मास्टर जीओ की बात को सुनकर वहां से निकल गया। मास्टर जीओ कुछ पल के लिए सोच रहे थे कि कबीर को आखिर किस काम में इन्वॉल्व कर सकते हैं, मगर अभी दिक्कत इस बात की थी कि मास्टर जीओ को ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा था जिससे कि वो कबीर का ध्यान बांट सके। अचानक से मास्टर जीओ के दिमाग में एक प्लान आता है। वो आरके को बुलाते हैं और उसको बोलते हैं कि कबीर के साथ चला जाए और सभी रेंटल कार सर्विस से बात करके देखे कि चीफ कहीं उन कार से तो शहर के बाहर नहीं चला गया है। कबीर अभी भी कार्तिकेय के ऑपरेशन थिएटर को देख रहा था। उसके लिए अभी हर सेकंड एक साल के बराबर था। मिस्टर कबीर, मास्टर जीओ ने कबीर से कहा। मास्टर जीओ की आवाज सुनकर कबीर उनकी तरफ मुड़ जाता है। मास्टर जीओ के साथ आरके भी था। क्या बात है मास्टर जीओ? कबीर ने पूछा। मैं चाहता हूं कि आप आरके के साथ जाकर सभी कार रेंटल सर्विस वालों को देखें। मास्टर जीओ ने आरके की तरफ इशारा करते हुए कहा। मास्टर जीओ, इतने कम समय में कैसे हम शिमला के हर कार रेंटल को चेक करेंगे? और अब इतनी रात को ये काम तो और भी ज्यादा मुश्किल है, कबीर ने कहा। कबीर की बात से यहाँ पर आरके भी सहमत था, मगर ये प्लान मास्टर जीओ का था तो उसने ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं समझा। आप परेशान मत हो, मैंने आरके से उन सभी कार रेंटल की लिस्ट मंगा ली है जिनका ऑपरेशनल 24 घंटे का है। ये आपसे और मुझसे बेहतर कौन जानता है कि रात के साये में काले काम का क्या मजा होता है। मास्टर जीओ ने कबीर को समझाते हुए कहा। कबीर भी उनकी बात से कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रहा था। मास्टर जीओ भी इस बात को समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने फिर से कोशिश करते हुए कहा, आपको क्या लगता है कि क्या हो रहा है? मैं आपको जो बात बता रहा हूँ उससे आपकी बहुत बड़ी परेशानी का सॉल्यूशन आ सकता है। मुझे आपको बताते हुए बेहद खुशी होगी कि कार्तिकेय सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त है। उसकी जान मेरी जान से ज्यादा कीमती है। आप परेशान मत हो और अपने काम को अंजाम दीजिए। हम जितना लेट करेंगे हमारे लिए काम उतना ही ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। कबीर समझ गया कि मास्टर जीओ का मूड ठीक नहीं है। उसने भी आखिर में उनकी बात को मानते हुए आरके के साथ चलने को हाँ कर दिया। रात बहुत ज्यादा हो गई थी। कबीर ने मास्टर जीओ को हाँ तो बोल दिया था, मगर उसको अभी भी डाउट था कि शायद ही कोई ऐसा कार वाला अभी मिलेगा जो चीफ का पता बता सके। कबीर के मन में ये डाउट इसलिए भी था क्योंकि वो जानता था कि चीफ बहुत ज्यादा अलग तरह से सोचने वाला आदमी है। जहाँ लोग ये सोचते हैं कि कार से चला जाए, उस जगह चीफ बाइक से भी जाने को तैयार हो जाता है। ऐसे मुड़ी आदमी का कुछ भी कहना बहुत ज्यादा मुश्किल था, मगर अभी कबीर के लिए और कोई ऑप्शन भी नहीं था। कबीर ने वैसे तो कभी किस्मत पर भरोसा नहीं किया था, मगर उसको पता था कि सितारे कभी भी चमक जाते हैं। रास्ते में कबीर ने आरके से इस बारे में पूछा कि कौन कौन है लिस्ट में। ऐसे तो बहुत सारे नाम थे, मगर कबीर को आरके ने सबसे पहले उन 4 डीलर के बारे में बताया जो चोरी की गाड़ियों का बिजनेस करते हैं, साथ में किडनैपिंग और बाकी के गैर कानूनी काम के लिए कार रेंट पर देते हैं। इन सब नामों में सबसे ऊपर था बरार ऑटोमोबाइल्स। बरार की शॉप शहर से साउथ में पड़ता था। ये मास्टर जीओ का खास आदमी तो नहीं था, मगर वो बहुत अच्छे से मास्टर जीओ को जानता था। एक बार इंपोर्टेड कार के मॉडिफाइड पार्ट्स को मंगाने के लिए मास्टर जीओ ने इन लोगों की मदद की थी। तब से ये लोग मास्टर जीओ को बहुत अच्छे से जानते थे। करीब 30 मिनट की ड्राइव के बाद कबीर और आरके बरार की शॉप पर आ जाते हैं। शॉप के बाहर बहुत शांत माहौल नहीं था। कुछ लोग शॉप के बाहर दारू को एंजॉय कर रहे थे, साथ में वो लोग किसी नई चोरी हुई कार के बारे में बात कर रहे थे। खैर, कबीर को इन सब से क्या लेना था, वो तो बस अपने काम की बात जानने निकला था। कार जब बरार के शॉप के सामने रुकी तो कबीर ने आरके को पहले ही समझा दिया था कि तुम कुछ भी नहीं बोलोगे, इस मामले को मैं अपने हिसाब से डील करूंगा। आरके ने भी कबीर की बात को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाते हुए हाँ बोल दिया। जब कबीर और आरके आगे आने लगे तो जो लोग शराब पी रहे थे उन्होंने कबीर की जींस पर अपनी झूठी शराब डाल दी। इसके बाद जब कबीर ने उनको पलट के देखा तो उसमें से एक लड़के ने बहुत चालाकी के साथ कबीर को आगे निकलने की नसीहत दे दी। कबीर ने इस वक्त तो कुछ नहीं बोला, मगर उसका दिमाग तो खराब हो ही गया था। इसके बाद कबीर सीधा उस शॉप के गेट कीपर के पास गया, मगर उसने भी कबीर को इग्नोर कर दिया। अब कबीर का दिमाग बहुत ज्यादा खराब होने लगा। जब आरके ने आगे बढ़कर उस आदमी से पूछा तो उस आदमी ने बताया कि मालिक सुबह आएंगे, रात को यहाँ कोई नहीं आता है। कबीर ने जब रिक्वेस्ट किया तो वो गेट कीपर भड़कते हुए बोला, कहा तो सुबह आएंगे या जब ये शॉप टूट जाएगी तब आएंगे। आरके को इस बात पर बहुत गुस्सा
बाद कबीर ने आरके को कार से उतारा और कार को कहीं लेकर निकल गया। आरके को समझ नहीं आ रहा था कि कबीर क्या करने की कोशिश कर रहा है। अचानक से उसने देखा कि कबीर कार लेकर वापस आ रहा है, मगर उसकी स्पीड कम नहीं हो रही थी। आरके ने तुरंत समझ गया कि कबीर क्या करने वाला है। कबीर ने पहले तो कार को शराब पीते लोगों की तरफ मोड़ दिया। उन्होंने कबीर को जब कार से आते हुए देखा तो उनकी हालत खराब हो गई। वो लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे, मगर फिर भी कबीर ने 2 लोगों को कार से धक्का मार ही दिया। आखिर में कबीर ने कार को शॉप के अंदर घुसा दिया। कार ने शॉप के आगे के हिस्से को बर्बाद कर दिया था। इतना करने के बाद कबीर ने बहुत आराम से बाहर गेटकीपर से पूछा कि अब आएंगे आपके मालिक। वो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि उसने कुछ भी नहीं कहा। वो बस कभी शॉप को देख रहा था तो कभी कबीर को। करीब 2 मिनट के बाद एक आदमी आधे कपड़े पहने हुए भागता हुआ आया और कबीर को कहा, मैं हूं मालिक, कहिए क्या बात है। कबीर ने बिना देर किए कार्तिकेय के मोबाइल में चीफ की फोटो दिखाते हुए ऑनर से पूछा, क्या इसको तुमने कोई कार रेंट पर दी है। ऑनर का मन तो नहीं था बताने का, मगर कबीर ने जिस अंदाज से पूछा था ऑनर समझ गया था कि नहीं का मतलब था उसकी हड्डियों का टूटना। उसने हाँ में सर को हिलाते हुए जवाब दिया। क्या कबीर इस सुराग के जरिए चीफ तक जा पाएगा? क्या चीफ सच में कबीर के हाथों मारा जाएगा? कबीर की मानसिक हालत को देख के मास्टर जियो और पारस बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। मास्टर जियो जानते थे कि जो इंसान जितना ज्यादा मजबूत होता है उसके टूटने पर उतना ज्यादा आवाज होती है। कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। कबीर की हालत ऐसी थी कि उसको अभी बहुत ज्यादा संभालने की जरूरत थी। पारस मास्टर जियो को देख के उनको समझाने की कोशिश कर रहा था। कबीर के साथ मास्टर जियो का बहुत बड़ा फ्यूचर का प्लान जुड़ा था। वो किसी भी कीमत पर कबीर को खोना नहीं चाहते थे। तब मास्टर जियो ने पारस को कहा कि वो अड्डे पर जाए और सब हथियार को सही तरीके से छुपा दे और यहाँ वो कबीर को संभाल लेंगे। पारस के जाने के बाद मास्टर ने कबीर के लिए एक प्लान निकाला था। उसने कबीर को आरके के साथ कार रेंटल सर्विस को ढूंढने भेज दिया, इसलिए कि कबीर का दिमाग काम पर रहे, ना कि कार्तिकेय की हालत पर। आरके ने पहले ही लिस्ट निकाल ली थी। सबसे पहला नाम बरार ऑटोमोबाइल का था। जब कबीर और आरके वहां पर गए तो उनके साथ वहां पर कुछ लोगों ने बदतमीजी की। खैर, कबीर को अभी मालिक से मिलना था तो उसने पहले इसी बात की डिमांड की, मगर उसको बुरी तरफ से फटकार लगाई। कबीर ने इसको पहले तो नजरअंदाज कर दिया, मगर बाद में उसने अपने नाम और मिजाज के मुताबिक काम किया। आरके को कार के बाहर उतारकर कबीर ने उस रेंटल सर्विस की शॉप में ही कार को घुसा दिया। आरके को इस बात की कोई हैरानी नहीं हुई कि कबीर ने ऐसा कुछ किया है। कबीर के ऐसा करते ही शॉप का मालिक बाहर आ गया। कबीर ने बिना वक्त बर्बाद किए उससे चीफ के बारे में पूछा। उस मालिक की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसका मन तो नहीं था, मगर कबीर के स्वभाव को देखते हुए उसने उसको बताया कि उसने आज ही इस आदमी यानी कि चीफ को कार दी थी। कबीर को जब ये बात कंफर्म हो गई तो उसने आरके को गन निकालने को कहा। आरके को भी समझ नहीं आ रहा था कि कबीर ने उसको ऐसा क्यों करने को कहा है, मगर आरके ने वैसा ही किया बिना कोई सवाल किए। अभी आरके की नजर पीछे की तरफ गई। उसने देखा कि कुछ लोग हाथ में गन लिए उसी शॉप की तरफ आ रहे थे। इससे पहले कि वो लोग कबीर और आरके पर हमला करते, कबीर ने अचानक से उस शॉप के मालिक को मारते हुए शॉप के और अंदर फेंक दिया। आरके को अलग ही गुस्सा था कि ये लोग उसको मारने आए थे। वे पीछे हट के अटैक करने की जगह पर सीधा बाहर निकल के उन लोगों से भिड़ गया। कबीर उसको रोकना चाहता था, मगर आरके कहाँ मानने वाला। उसने बहुत अच्छे निशाने के साथ सब लोगों की गन को उनके हाथ से गिरा दिया। किसी को मौका ही नहीं मिला कि वो लोग आरके पर निशाना लगाते। आरके बहुत अच्छे से जानता था कि ये सब लोग दारू पीकर मस्त हैं, इनसे गन नहीं चलने वाली थी। कुछ मिनटों में बाजी फिर से कबीर के हाथ में आ गई थी। कबीर को यह बात बहुत ज्यादा बुरी लगी कि शॉप के मालिक ने उसको पीछे से हमला करके मारने की कोशिश की थी। अब कबीर का दिमाग खराब हो गया था। उसने आगे पीछे कुछ नहीं देखा और लगा उस मालिक को मारने। कबीर उस मालिक को थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रहा था। कबीर को देख के आरके मुस्कुरा रहा था। उसको अच्छा लग रहा था कि कबीर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। इस तरीके से उसका दिमाग बहुत शांत हो रहा था। उधर शॉप के अंदर कबीर उस मालिक को उसके कपड़े पकड़ के मारे जा रहा था। वो मालिक उससे माफी मांग रहा था, मगर कबीर को अभी बस गन याद आ रही थी। इन सबको गेट कीपर
दूर खड़ा होकर देख रहा था। उसका तो मन कर रहा था कि वो वहां से भाग जाए, मगर डर के कारण वो हिल भी नहीं पा रहा था। कबीर ने इतनी देर में ऐसा शॉप का कोई कोना नहीं छोड़ा था जहां पर उसने मालिक को घसीट के नहीं मारा था। आखिर में जब कबीर के समझ में कुछ नहीं आया तो उसने उस मालिक के कपड़े भी फाड़ दिए। मालिक की हालत अब बहुत ज्यादा बेहाल हो गई थी। वो अब सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। कबीर भी समझ गया कि उसने शायद से उस आदमी को बहुत ज्यादा मार दिया है। अब कबीर बात करने के मूड में लग रहा था। अब आपकी काफी अच्छी पिटाई हो गई है तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आप सच ही बोलेंगे, कबीर ने शॉप में घूमते हुए कहा। मैं तो आपको पहले ही सच बता रहा था, पर आपने मारा क्यों मुझे? मालिक ने कबीर से पूछा। क्योंकि आपके अंदर हिम्मत का वायरस था और कई बार हिम्मत का वायरस आपके दिमाग को खराब कर देता है। इसके बाद आप किसी भी काम के लायक नहीं होते हो। तो मैंने बस उसको जरा सा ठीक कर दिया, कबीर ने कहा। वो मालिक के साथ बहुत अच्छे से खेल रहा था। बहुत जबरदस्त तरीका है वायरस निकालने का। मेरा तो पूरा शरीर ही तोड़ दिया। अब कुछ काम की बात करते हैं। मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ इस शॉप में चोरी की कार को मॉडिफाई करते हो। ये तुम्हारा काम है। मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ये बताओ कि उस इंसान को कार कहाँ के लिए दी है? कबीर ने पूछा। मेरे पास वो आदमी शाम को आया था, करीब 8 बजे। उसने आते ही बाहर खड़ी एक कार को रेंट पर लेने की बात कही। वैसे हमारे पास कोई कार नहीं थी, मगर उसने इतने ज्यादा पैसे का ऑफर दिया कि मैं उसको ना नहीं कह पाया। उसके पैर में चोट लगी थी, मगर मुझे शक था कि वो कोई पंगा लेकर आया है। लेकिन इससे पहले कि मालिक कुछ आगे बोलता, कबीर ने खुद उसकी बात को पूरा करते हुए कहा, लेकिन पैसे ने तुमको बहुत ज्यादा आगे पहुंचा दिया। देखो, आज उसके चक्कर में तुम पिट भी गए। हाँ, मुझे इस बात का एहसास है, मालिक ने कहा। डर से उसकी हालत खराब हो रही थी। ये बताओ कहाँ के लिए ये आदमी कार ले गया है? कबीर ने पूछा। ये उसका सबसे ज्यादा अहम सवाल था। ये तो नहीं पता कि वो अभी कहाँ है, मगर हाँ, उसने कार चंडीगढ़ के लिए उठाई थी। उसके बाद वो कहाँ गया मुझे नहीं पता है। सच कह रहा हूँ, मालिक ने हाथ जोड़ते हुए कहा। अब कबीर का दिमाग चल रहा था कि चंडीगढ़ में आखिर चीफ कहाँ हो सकता है। दिमाग अच्छे से चलाया करो और अगली बार ध्यान से रहना, कबीर ने मालिक को समझाते हुए कहा। इसके बाद वो पीछे मुड़कर जाने लगा तो उसका ध्यान उस कार पे गया जिसको उसने शॉप में दे मारा था। कबीर को अब समझ आ रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि वो आगे कैसे जाए। कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। इसके बाद जैसे ही कबीर मालिक की तरफ मुड़ा तो मालिक समझ गया कि कबीर क्या कहने वाला है। उसने उसके बोलने से पहले ही कहा, आपको जो कार चाहिए आप ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे पूछूंगा भी नहीं कि आप चंडीगढ़ क्यों जा रहे हो। मालिक की बात सुनकर कबीर मुस्कुराने लगा। मालिक को देख के समझ आ रहा था कि वो कबीर से कितना ज्यादा डरा हुआ है, साथ ही वो कबीर को कितना जल्दी भगाना चाहता था। इसके कुछ देर बाद ही कबीर आरके के साथ वहां से निकल गया। रास्ते में कबीर ने बहुत अच्छे से आरके को बताया कि चीफ चंडीगढ़ की तरफ निकला है। जैसे ही आरके ने सुना कि चीफ चंडीगढ़ की तरफ गया है, उसने कबीर से तुरंत चीफ के बारे में पूछा कि चीफ क्या किसी को वहां जानते हैं। कबीर ने आरके को इस बात का जवाब ना में दिया, क्योंकि उसको कंफर्म नहीं था कि चीफ का कोई कांटेक्ट है भी या नहीं। कबीर अभी इसलिए भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज था क्योंकि आखिरी बार जब कबीर ने चीफ को इंडिया में देखा था तो वो दिल्ली ही जाते थे। खैर, कबीर ने अभी समय को देखते हुए यही मान लिया था कि चीफ चंडीगढ़ ही गए होंगे। कबीर अभी कार को ड्राइव कर रहा था और आरके ने इस बात की जानकारी मास्टर जियो को दे दी। कबीर और आरके इस वक्त जहां पर थे उनको वहां से एक फैसला लेना था कि क्या वो चंडीगढ़ जाएंगे या नहीं। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। मास्टर जियो से भी कबीर ने इस बात को पूछने की कोशिश की, मगर कबीर की तरह वो भी कंफ्यूज थे कि कबीर को चीफ के पीछे चंडीगढ़ जाना चाहिए या नहीं। कबीर को डॉक्टर यासीब ने भी कहा था कि वो सुबह तक उसको चीफ के बारे में बता देंगे। अब या तो कबीर चीफ के पीछे चंडीगढ़ जाता या सुबह का इंतजार कर सकता था कि उसको पहले डॉक्टर यासीब ही कोई इनपुट दे दे। कबीर अभी एक जगह पर रुककर अपने दिमाग में आती सब पॉसिबिलिटीज को तलाश रहा था। आरके भी खुद से सोचने की कोशिश कर रहा था कि क्या किया जाए, मगर ये सिचुएशन कबीर का था तो वो चाहता था कि वो खुद से इस डिसीजन को ले। बहुत देर सोचने के बाद कबीर ने फैसला किया कि वो चंडीगढ़ की तरफ जाएगा। कबीर ने इस बात को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि आरके भी कुछ नहीं कर पाया। कबीर ने अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से डील करने का सोचा था। आरके भी पूरे जोश के साथ कबीर का साथ देने को तैयार हो गया। शहर में पुलिस पहले ही कबीर को बहुत बुरी तरह से ढूंढ रही थी। कबीर भी इस बात को जानता तो था। जब वो लोग शहर के पास वाले हाईवे पर आए तो
तो आरके ने कबीर से कार को ले लिया। आरके अभी किसी तरह का पंगा नहीं चाहता था। इस वक्त अगर पुलिस उसको पकड़ लेती तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती थी। जब उसकी कार पुलिस चेक पोस्ट से गुजर गई तो कबीर ने वापस से आरके से कार ले ली। आरके पहले भी बहुत बार चंडीगढ़ जा चुका था तो उसको रास्ता अच्छे से याद था। रास्ते में कबीर को अचानक से लगा कि कोई उन लोगों का पीछा कर रहा है, मगर ये सिर्फ कबीर की गलतफहमी थी। इस हादसे ने कबीर के मन में बहुत ज्यादा डर पैदा कर दिया था। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। चीफ जिस तरह का खिलाड़ी था उसको हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती थी। कबीर उसको अभी किसी भी कीमत पर हल्के में नहीं लेना चाहता था। कबीर अभी अंदर से बहुत ज्यादा थका हुआ था। आरके उसको रास्ते में रोक के आराम देने की कोशिश कर रहा था, मगर जब भी कबीर आंखें बंद करता था तो उसको कार्तिकेय का मुरझाया हुआ चेहरा दिखता था। वो खूनी मंजर कबीर को सोने भी नहीं दे रहा था। कुछ घंटे ड्राइव के बाद करीब सुबह 5 बजे कबीर और आरके चंडीगढ़ शहर आ गए। अब दूसरा सवाल कबीर के सामने खड़ा हो गया था कि इतने बड़े चंडीगढ़ शहर में चीफ को कहां ढूंढा जाए, क्योंकि अभी ये किसी को नहीं पता था कि चीफ किसी इंसान के यहाँ रुका है या किसी होटल में रुका है। तभी कबीर की निगाह उसके सामने के होटल मेडिसन पर गई। अचानक से कबीर को हर्षवर्धन चौधरी की याद आ गई। हर्ष चौधरी का होटल का बहुत बड़ा कारोबार है। हो सकता था कि वो होटल के सभी मालिक को कॉल करके देख सकता था कि चीफ कहीं वहां पर है या नहीं है। आरके अभी परेशान होकर कार को ड्राइव किए जा रहा था कि तभी उसको कबीर ने उसके प्लान के बारे में बताया। आरके को भी कबीर का ये प्लान बहुत ज्यादा पसंद आया। उसने कार को साइड में खड़ा किया और कबीर ने कार्तिकेय के मोबाइल से हर्ष साहब को कॉल लगा दिया। कॉल रिसीव करते ही हर्ष साहब को बहुत ज्यादा हैरानी हुई। कार्तिकेय के मोबाइल से कबीर क्यों कॉल कर रहा है। कबीर ने बहुत आराम से हर्ष साहब को यह बता दिया कि उसको किसी इंसान की तलाश है, और तलाश नहीं बल्कि वो उसको ढूंढने के लिए चंडीगढ़ भी आया है। इसके बाद कबीर ने हर्ष साहब को उनके हिस्से का काम समझा दिया कि उनको बस ये पता लगाना है कि क्या चीफ चंडीगढ़ के किसी होटल में रुका है या नहीं। क्या चीफ कबीर के हाथ आएगा? क्या उस शॉप के मालिक ने सही बताया है? कबीर अपने दुश्मन के होगा कितने करीब? कबीर और आरके जहां चीफ का पता लगाने को गए थे वहां पर उनको पता लगता है कि वो लोग सही जगह पर आए हैं। इससे पहले कि कबीर शॉप के मालिक से आगे की जानकारी ले पाता, वो देखता है कि बहुत से लोग उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। कबीर तुरंत से आरके को इस बात की जानकारी देता है। आरके रिएक्शन देते हुए अपने गन से उन लोगों को घायल कर देता है और सबको अपने गन पॉइंट पर ले लेता है। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है, मगर उसको ये समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है। ये सब उस शॉप के मालिक के आदमी थे। इन सब को देखते हुए कबीर का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। वो उस मालिक की बहुत ज्यादा पिटाई कर देता है। जब कबीर ने उसको मन भर मार लिया तो मालिक ने उसको हाथ जोड़ के रुकने को कहा और उससे बात करने को तैयार हो गया। कबीर ने अब उससे चीफ के बारे में जानकारी लेना शुरू कर दिया। उसने कबीर को बताया कि उसने चीफ को पैसों के लालच में कार दी थी, साथ ही उसने कार चंडीगढ़ के लिए ली थी। अब कोई नहीं जानता था कि कैसे, मगर वो इस बात को समझ रहा था कि क्यों इस काम को किया गया था। कबीर ने जब उससे सब सच पता लगा लिया तो उसको अच्छा लग रहा था। वो खुद को चीफ के एक कदम करीब महसूस कर रहा था। जब कबीर वहां से निकलने को हुआ तो उसको याद आया कि उसने अपनी कार को तोड़ दिया है। मालिक ने इस बात को देखते हुए कबीर को अपनी कार दे दी। वो बस इतना चाहता था कि किसी भी तरह से कबीर वहां से निकल जाए। कबीर वहां से निकल तो गया, मगर उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके पास दो रास्ते थे। एक था कि वो चंडीगढ़ जा सकता था और दूसरा था कि वो सुबह तक डॉक्टर यासीब के इनपुट का इंतजार कर सकता था। इस बात को उसने मास्टर जियो से भी अलग तरीके से पूछने की कोशिश की, मगर मास्टर को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। आखिर में कबीर ने चंडीगढ़ जाने का फैसला कर लिया। वो प्रेजेंट में जीने वाला बंदा था। उसको जो भी इनपुट मिला था वो उसके लिए बहुत ज्यादा खास था, क्योंकि इस तरह से भी अगर वो चीफ तक पहुंच जाए तो उसकी बहुत बड़ी जीत होती, जितना किसको पसंद नहीं है। वो कार्तिकेय के गुनाहगार को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता था। कबीर के इस कदम को आरके ने भी सपोर्ट किया था। मास्टर जियो ने उसको जो काम दिया था वो उस काम को बहुत अच्छे से करना चाहता था। वो कबीर के साथ चंडीगढ़ की तरफ निकल गया।
रास्ते में कबीर को ऐसा भी लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, मगर ऐसा नहीं था। यह सिर्फ कबीर का वहम था। आरके समझ रहा था कि कबीर का मन अभी अंदर से बहुत ज्यादा थका हुआ है, उसको आराम की जरूरत है, मगर हालात ऐसे थे कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। अभी कबीर चीफ के सिवा किसी को नहीं पहचान रहा था। करीब कुछ घंटों की ड्राइव के बाद कबीर और आरके अपनी मंजिल को आ गए थे, मगर अब यहाँ से अलग तरह की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। चंडीगढ़ बहुत बड़ा शहर था। इतने बड़े शहर में एक इंसान को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल था। कबीर अब फंस गया था। तभी उसकी कार होटल के सामने से गुजरी तो उसने अपने पुराने मित्र हर्षवर्धन साहब को कॉल किया। इस कॉल में कबीर ने मुझसे बहुत मदद मांगी। हर्षवर्धन के अच्छे नेटवर्क को देखते हुए कबीर ने उनको कहा कि वो होटल में पता करे कि चीफ कहीं रुका हुआ है क्या। कबीर ने अंधेरे में तीर चलाया था, मगर अभी उसके पास उम्मीद के सिवा कोई रास्ता नहीं था। वो अब इंतजार करने लगा कि हर्षवर्धन साहब कोई इनपुट देंगे। आरके ने भी सारी रात ड्राइव किया था तो उसको भी आराम की जरूरत थी। कबीर अभी भी पुलिस से थोड़ा बच के भाग रहा था। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। कबीर बहुत गौर से सड़क को देख रहा था। उसको अब समझ आ रहा था कि कितने दिनों से वो चैन से सोया नहीं है। उसकी पिछली जिंदगी भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही थी। अब जब उसके पास एक मौका था तो वो भी उसके हाथ से फिसल गया था। यही सब सोचते हुए कबीर की आंख लग जाती है। करीब 1 घंटे के बाद कबीर को हर्षवर्धन का फोन आता है। हर्षवर्धन कबीर को एक होटल के आदमी का नाम और नंबर देते हैं। इस इंसान से कबीर को मिलना था। कबीर ने अभी हालत को देखते हुए हर्षवर्धन से ज्यादा बात नहीं की। उसने एक फोन रखने के बाद तुरंत उस आदमी को कॉल किया जिसका नंबर अभी हर्षवर्धन ने कबीर को दिया था। कबीर के कॉल को उसने एक बार में पिक नहीं किया। बाद में उस आदमी ने कबीर को मैसेज किया कि वो अभी कॉल पिक नहीं कर सकता है, उसको जो भी काम हो वो उसको मैसेज कर दे। कबीर ने बहुत सोचा, उसके बाद उसने उस आदमी को मैसेज कर दिया। मैसेज में कबीर ने चीफ का फोटो देते हुए उस आदमी को पता करने को कहा था कि वो किस होटल में है। सामने कबीर को जवाब मिला कि कुछ वक्त लगेगा। अगर ये आदमी बड़े होटल में रुका है तो ठीक है, लेकिन अगर ये मामूली से होटल में रुका है तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। कबीर ने उस आदमी की सब शर्त को मान लिया। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था, मगर अभी उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। कबीर के मन में बस यही बात चल रही थी कि उसको किसी भी कीमत पर कबीर मिल जाए तो वो आराम से उससे पहले बात करके उस काम के बारे में जानने की कोशिश करेगा जो उसको कार्तिकेय ने कहा था। आखिर ऐसा कौन सा मिशन आ गया था कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन कबीर को ढूंढने लगा था। कबीर की सोच के साथ वक्त गुजरते जा रहा था। वो बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था। कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है, मगर वो इस बात को जानता था कि उसके अभी हर सोच की चाबी सिर्फ और सिर्फ चीफ ही है। कबीर को अभी काजल की भी बहुत ज्यादा याद आ रही थी। कितने दिनों से वो उस लड़की से नहीं मिला था जिसको वो दिलो जान से प्यार करता था। कबीर को अभी ये भी नहीं पता था कि वो कभी काजल से अब मिल भी पाएगा या नहीं। कहाँ वो दिल्ली जाकर अतुल साहनी से मिलने वाला था और कहाँ वो अब यहाँ पर चीफ का पीछा कर रहा था। कबीर के लिए हालत और वक्त इतनी तेजी से बदल रहे थे कि कोई भी इस बात को समझ नहीं सकता था। अचानक से कबीर को गुस्सा आया और उसने कार के डैशबोर्ड पर जोर का हाथ दे मारा। इसके कारण बहुत ज्यादा शोर हुआ और इस शोर ने पास में बैठे आरके को भी जगा दिया था। आरके इस तरह जागा कि उसको लगा कि कहीं पंगा हो गया है। उसने उठने के साथ ही अपनी गन निकाल ली। कबीर ने फिर उसको शांत करते हुए बहुत आराम से उसको कंट्रोल किया। सवाल पूछने पर कबीर ने उसको समझाया कि उसके हाथ गुस्से में चल गया था। नींद और थकान के कारण आरके का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया था। कबीर के साथ आने से पहले वो बहुत अच्छे तरीके से चीफ के आदमियों से लड़ा था। कबीर भी इस बात को समझ रहा था, मगर अभी इतने उलझन में थे कि कबीर उसको ज्यादा आराम करने का मौका नहीं दे सकता था। बाद में कबीर ने आरके को पानी का बोतल देते हुए फ्रेश होने को कहा। आरके भी कार के बाहर आकर खुद को फ्रेश करने लगा। इतने में ही कबीर को उस आदमी का कॉल आता है जिसका नंबर अभी उसको हर्षवर्धन ने दिया था। वो कबीर को बताता है कि उसका शिकार होटल ब्लू हेवन में रुका हुआ है, मगर उस होटल में जाकर किसी को मारना नामुमकिन है। कबीर ने उसको ये कहते हुए फोन रख दिया कि उसके लिए ये काम नामुमकिन से भी परे है, यानी कि उसको हर हाल में इस काम को करना ही है। जब कबीर ने उस होटल का नाम और एड्रेस कंफर्म कर लिया तो उसने कार से बाहर खड़े आरके को हाथ के इशारे से बुला लिया। आरके कबीर के इशारे पर भागता हुआ आया। वो समझ गया था कि कबीर को किसी बात का क्लू मिला है। जब आरके कार में आया तो कबीर ने उसको बताया कि उन लोगों को होटल ब्लू हेवन चलना है।
आरके ने कबीर से पूछा कि वहां कौन है, जिसका कबीर ने बहुत सीधा सा जवाब दिया कि वहां मिलेगा शिकार। शिकार का नाम सुनते ही आरके के मन में बहुत सारी बातें आने लगी। वो फिर से बहुत ज्यादा जोश से भर गया। कबीर ने उसको समझाया कि उन लोगों को पहले होश में काम करना है, बाद में वो लोग जोश में आएंगे। कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। चंडीगढ़ की सुबह खाली सड़क पर आरके ने बहुत अच्छे से कार को स्पीड पर ले जाते हुए कबीर को ब्लू हेवन होटल के बाहर खड़ा कर दिया। अब यहाँ से कबीर दिमाग लगाना शुरू कर देता है कि वो चीफ तक किस तरफ से पहुंच सकता है, क्योंकि उसको पूरा यकीन था कि चीफ ने कोई साधारण सा कमरा नहीं लिया होगा। अगर चीफ ने स्पेशल गेस्ट एंट्री करवाई होगी तो जरूर से उसके कमरे में बहुत सारे सिक्योरिटी इंतजाम होंगे। मगर सबसे बड़ी बात थी कि कबीर होटल में किस तरह से जा सकता है। आखिर में जब कोई रास्ता नहीं समझ आया तो कबीर ने होटल के अंदर गेस्ट बन के जाना सही समझा। उसके पास वैसे तो ज्यादा पैसे नहीं थे, मगर उसको इतना पता था कि वो कैसे भी करके मैनेज कर लेगा। कबीर के प्लान के मुताबिक वो अकेले ही होटल के अंदर जाएगा और चीफ को ढूंढकर खत्म कर देगा। आरके को ये पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि कबीर के दिमागी हालत को देखते हुए वो उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। मगर कबीर के बहुत ज्यादा मना करने के बाद आरके नीचे कार में ही रहने का फैसला करता है। इसके बाद कबीर कवर को कुछ दूर पर आगे लेकर चलने को कहता है। पहले तो आरके को समझ नहीं आया कि कबीर ऐसा क्यों कर रहा है, मगर बाद में वो समझ गया कि कबीर होटल के सीसीटीवी से बचने के लिए ऐसा कर रहा है। कबीर अब पैदल ही होटल के गेट में एंटर कर लेता है। उसने अपने ओरिजिनल नाम से ही एक कमरा बुक करा लिया था। इसके बाद अब कबीर को चीफ का कमरा नंबर पता करना था। वो डायरेक्टली भी नहीं पूछ सकता था, बड़ा होटल था तो सब कुछ ऑनलाइन था। रजिस्टर होता तो कबीर एक दफा चेक भी कर सकता था। वो बात तो काउंटर पे कर रहा था, मगर उसका दिमाग होटल के सिक्योरिटी ऑप्शन पर लगा हुआ था। वो हर तरफ बहुत अच्छे से दिख रहा था कि वो किस तरह से चीफ को मारकर निकल सकता है। आखिर में कबीर ने होटल में काम कर रहे क्लीनिंग स्टाफ को पकड़ा। ऐसी जगह पर ऐसे लोग बहुत ज्यादा काम आते हैं। कबीर ने उसको 5,000 दिए और चीफ का फोटो दिखाते हुए पूछा कि आदमी किस कमरे में रहता है। उस क्लीनिंग स्टाफ ने बहुत सोचने के बाद कहा कि वो रिसेप्शन से बिल लेकर इस बारे में पता लगा के उसको बता देगा। कबीर खुश था कि वो अब चीफ को अच्छे से मार सकता है। कबीर ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया था। अब कबीर को खुद को तैयार करना था कि वो किस तरह से चीफ को खत्म कर सकता था, क्योंकि उसके मरते ही आधी असासीन की दुनिया उसके पीछे आने वाली थी। शायद वो इस बात के लिए तैयार था। जब भी उसको लगता कि वो ऐसा सच में करना चाहता है या नहीं, तो वो खुद को कार्तिकेय का वो चेहरा याद दिला देता जब कार्तिकेय गोली खाकर बेहोश पड़ा था। कबीर अभी अपने कमरे में खड़ा होकर यही सब सोच रहा था कि उसको डॉक्टर यासीफ का कॉल आया। डॉक्टर ने उससे पूछा कि वो कहाँ है, जिस पर कबीर ने कुछ सोचा और उसके बाद कहा, मैं अभी चंडीगढ़ में हूँ। जिससे उनका डॉक्टर थोड़ा अपसेट हो गए, क्योंकि उनका भेजा हुआ लिफाफा अब वहां लेने वाला कोई नहीं था। मगर उन्होंने कबीर की हालत को देखते हुए ज्यादा शिकायत नहीं की। कबीर ने उनसे माफी मांगी और लिफाफे को अभी अपने पास ही रखने को कहा। फोन रखते हुए कबीर ने डॉक्टर से वादा भी किया कि वो शाम तक उस लिफाफे को ले लेगा। यहाँ पर कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर उसको लिफाफे के बारे में ऐसा क्यों बता रहे हैं। लिफाफे की जरूरत उसको समझ नहीं आ रही थी। क्या कबीर को होटल में अपना शिकार मिल जाएगा? क्या है उस लिफाफे का राज? कबीर और आरके चंडीगढ़ आ गए थे, मगर अब उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। इतने बड़े शहर में किसी इंसान को ढूंढना आसान नहीं था। कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। अचानक से कबीर को याद आया कि ऐसे वक्त में उसकी मदद हर्षवर्धन साहब कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़े होटल बिजनेस के मालिक थे। तो उनके पास कोई जरिया होना चाहिए था जिससे वो कबीर की मदद कर सकते थे। हर्ष साहब को जब कबीर ने अपनी प्रॉब्लम बताई तो उन्होंने कबीर से घंटे भर का वक्त मांगा और उसको एक आदमी का नंबर दिया। कबीर को फिर उस आदमी ने टिप दिया कि उसको जिस आदमी की तलाश है वो आदमी होटल ब्लू हेवन में रुका हुआ है। अब कबीर को पता लगा कि उसका शिकार कहां पर है, मगर बात यह थी कि वो किस तरह से उस तक जा सकता था। टिप देने वाले ने कबीर को टिप देते वक्त ही बता दिया था कि उस होटल में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है, मगर अभी कोई भी बात कबीर के इरादे को बदल नहीं सकती थी। कबीर और आरके होटल के पास जाकर प्लान सेट कर लेते हैं कि कबीर अंदर जाकर चीफ को खत्म करके वापस आ जाएगा। कुछ गलत होने पर आरके उसका बाहर इंतजार करेगा। कबीर
के लिए यहाँ पर रहने आना पड़ेगा। कबीर एक कमरा ले लेता है, मगर उसको यहाँ पर चीफ अभी नहीं दिखा था। बाद में कबीर ने एक होटल स्टाफ को पकड़ा और उसको चीफ को ढूंढने को कहा। बदले में कबीर ने उसको कुछ पैसे भी ऑफर किए थे। अब जब कबीर को समझ आ गया था कि यहाँ पर चीफ को ढूंढना आसान नहीं है, वो जब चीफ के बारे में सोच रहा था कि तभी उसको डॉक्टर यासीफ का फोन आता है। वो डॉक्टर से लिफाफा नहीं रिसीव करने के लिए माफी मांगता है। कबीर इस दफा डॉक्टर को शाम का वक्त देता है, मगर कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर क्यों उसको फोन पे चीफ के बारे में नहीं बता रहा है। कबीर को लग रहा था कि जरूर से कोई ना कोई बात है जो बहुत ज्यादा सीरियस है। उसकी आंखें बार बार घड़ी पर जा रही थी। वो इस बात के इंतजार में था कि कैसे भी करके उसको उसके शिकार का पता लग जाए। कबीर अब बोर होने लगा था। अपनी बोरियत मिटाने के लिए वो बाहर निकल गया। अब कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। कमरे के बाहर हर होटल की तरह सन्नाटा फैला हुआ था। कबीर गैलरी से होता हुआ नीचे चला गया। होटल ब्लू हेवन का इंटीरियर बहुत ही अच्छा था। कबीर को भी ये बहुत अच्छा लग रहा था। अचानक से कबीर की नजर उस आदमी पे गई जिसको उसने चीफ का पता लगाने को कहा था। जब कबीर ने उसको इशारे से काम के बारे में पूछा तो उसने बहुत आराम से कबीर को रुकने को कहा। कबीर का सब्र अपने आखिरी पड़ाव पर आ गया था। इससे ज्यादा वो इंतजार नहीं कर सकता था। कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है, मगर वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहा था कि उसके पास अभी कोई ऑप्शन भी नहीं था। वो इंतजार करने के लिए उसी होटल के बार में चला जाता है। ड्रिंक लेते हुए वो बहुत कोशिश करता है कि उसका दिमाग शांत हो जाए, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके अंदर की जलन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। तभी कबीर के पास वो आदमी आया। कबीर ने उसको घड़ी दिखाते हुए पूछना चाहा कि उसको इतना ज्यादा लेट कैसे हो गया। उसने कबीर से माफी मांगते हुए कहा कि जासूसी के काम में कुछ लेट तो हो ही जाता है। कबीर ने उसको जल्दी से चीफ के बारे में बताने को कहा। उस स्टाफ ने इस जगह पर कबीर को बहुत गजब की बात बताई। उसने कबीर को कहा कि आप जिस आदमी को ढूंढ रहे हैं वो यहीं पर है, मगर उसकी शक्ल ऐसी नहीं है जैसी कि आपको तलाश है। कबीर तो पहली बार में उस आदमी की बात समझ ही नहीं पाया कि ये कैसे हो सकता है कि आइडेंटिटी वही है मगर आदमी वो नहीं है। इससे पहले कि कबीर उस आदमी से कुछ और पूछता, उसने कबीर को उस कमरे के निकलते आदमी की सीसीटीवी फुटेज को दिखाया। कबीर भी इस बात को देख के परेशान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। बाद में कबीर ने उस आदमी को उस कमरे में जाने का तरीका पूछा। उस आदमी ने कबीर को ऐसा करने से मना किया, मगर कबीर कहाँ मानने वाला था। उसने बातों बातों में उस स्टाफ को 5000 और देते हुए उसके कपड़े मांगे। आखिर में कबीर के आगे उस आदमी को झुकना पड़ा। उसने कबीर को कुछ देर के लिए अपने कपड़े देने का फैसला कर लिया था। इस चीज को अंजाम देने के लिए उसने कबीर को अपने साथ स्टोर रूम में ले आया। कपड़े देते वक्त उसने बहुत आराम से कबीर को समझाया कि बस पकड़े मत जाना, क्योंकि हर ड्रेस का एक कोड है। अगर तुम पकड़े गए तो उस कोड के थ्रू सबको यही लगेगा कि मैंने वो काम किया है। कबीर ने उसको भरोसा दिलाते हुए कहा कि कोई बात नहीं है, वो कैसे भी करके नहीं पकड़ा जाएगा। जब कबीर वहां से जाने लगा तो उस आदमी ने कबीर को धीरे से कहा, कमरा नंबर 32B। ये वही कमरा था जहां चीफ रुका हुआ था। कबीर ने मुस्कुराते हुए उस आदमी को थैंक्स कहते हुए वहां से निकल गया। कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। इस होटल का सिस्टम बहुत अजीब था। यहाँ पर फ्लोर को ABC में डिवाइड किया गया था। 32B का मतलब था थर्ड फ्लोर और कमरा नंबर 32। कबीर अपनी रफ्तार के साथ उस तरफ बढ़ रहा था। जब वो लिफ्ट के पास आया तो उसने लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों को चुनना ही सही समझा, क्योंकि कई बार लिफ्ट में बहुत से लोग आते जाते हैं। इसमें कई बार ऐसे भी लोग आते हैं जो होटल स्टाफ को बहुत अच्छे से जानते हैं। इन सब से बचने के लिए कबीर ने उधर का रास्ता अपनाया था। जब वो कमरे के पास पहुंचा तो उसको वहां कोई नहीं दिखा। अब जब उसको समझ आया कि उसको अंदर जाना चाहिए, तब उसने धीरे से कमरे का दरवाजा खोल लिया। अंदर जाने पर उसने पाया कि वहां पर कोई नहीं था। अब जब उसको ये कंफर्म हो गया कि वहां कोई आदमी नहीं है तो उसने बहुत आराम से वहां पर कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। वो बस उस सबूत को देखना चाहता था कि जो उसको ये कंफर्म कर दे कि उस कमरे में रुकने वाला इंसान कोई नहीं बल्कि चीफ ही है। बहुत ज्यादा सबूत को ढूंढने के बाद कबीर को वहां पर चीफ की आईडी मिली, मगर उसका दिमाग इस बात से घूम गया कि आईडी तो चीफ की थी मगर उस पर तस्वीर किसी और की थी। ये देख के कबीर का दिमाग घूम गया। वो समझ गया कि चीफ ने बहुत चालाकी से अपनी जगह किसी और को फिट कर दिया है।
ये समझने के बाद कबीर वहां खड़े होकर मुस्कुराने लगा। अब कोई नहीं जानता था कि चीफ कहाँ है। कबीर बहुत अच्छे से चीफ की जाल में फंस गया था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है, मगर उसको एक बात समझ आ गई थी कि चीफ को ढूंढना आसान नहीं था। इससे पहले कि कबीर उस जगह से बाहर निकलता, अचानक से उसको लगा कि कोई कमरे में आ रहा है। कबीर ने सब आईडी को वैसे की वैसे ही रख दिया जैसे कि वो थे। अब तो बस उसको ये देखना था कि यहाँ पर कौन आया है चीफ की जगह पर। जब वो आदमी अंदर आया तो उसने देखा कि कबीर कमरे की डस्टिंग कर रहा था। वैसे तो ये बात मानने लायक नहीं थी, मगर अभी उसने कबीर को टोका नहीं। जब कबीर कमरे की सफाई करके वहां से जाने लगा तो उस आदमी ने धीरे से कहा, टिप नहीं लोगे मिस्टर कबीर? ये सुनते ही कबीर की आंखें चौड़ी हो गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो आदमी उसका नाम किस तरह से जानता था। कबीर ने अपने आप को छिपाते हुए कहा, माफ करिएगा सर, आप गलत नाम से मुझे पुकार रहे हैं। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो। तुम यहाँ पर चीफ के पीछे आए हो ना? मैं उसी चीफ का आदमी हूँ। चीफ ने मुझे बताया था कि तुम यहाँ पर आने वाले हो। कबीर के सामने बैठे आदमी ने कहा। वो इस बात को समझ रहा था कि क्या होने वाला है। इससे पहले कि कबीर उस आदमी से चीफ के बारे में पूछता, उस आदमी ने खुद ही बता दिया कि वो चीफ के बारे में अभी कुछ नहीं जानता है। कबीर को बहुत ज्यादा आश्चर्य उठ रहा था कि चीफ कितने आगे की सोचता है। चीफ को पता था कि कबीर उसके पीछे आने वाला है, इसलिए उसने जगह जगह पर कबीर के लिए सबूत छोड़ रखे थे। कबीर को समझ आ गया कि वो चीफ की जाल में फंस गया है। अब उसको बस इतना देखना था कि क्या होने वाला है। जैसे ही कबीर अंदाज लगा रहा था, उस आदमी ने कबीर पर कोई हमला नहीं किया। उसने बहुत आराम से कबीर को बताया वो गलत जगह पर सही आदमी को ढूंढ रहा है। कबीर ने उससे कुछ और जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि चीफ ने उसको भी बहुत कम ही बताया था। कबीर जितने आराम से वहां पर आया था, वो उतने ही आराम से बाहर चला गया। आज जाते जाते उस आदमी ने कबीर को इतना जरूर से बताया कि उसको चीफ ने आखिरी रात कॉल किया था और वो उससे बाहर जाने का रास्ता पूछ रहा था। यानी कि चीफ अब देश से बाहर जाने की सोच रहा था, वो भी सड़क के रास्ते से। कबीर को उसका प्लान समझ नहीं आ रहा था। कबीर अब होटल से चेकआउट करके बाहर आ जाता है। कबीर को होटल के बाहर आते हुए देख के आरके बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। उसको लग रहा था कि कबीर ने अपना काम पूरा कर लिया है। जब कबीर उसके पास आया तो कबीर का चेहरा बहुत ज्यादा उदास था। उसका चेहरा बता रहा था कि वो हार के आया है, मगर उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस बात को कबीर से पूछे। खैर, कबीर ने खुद आरके को बता दिया कि उसका दुश्मन उससे 2 कदम आगे निकला। आरके को समझ नहीं आ रहा था कि उन लोगों से कहाँ गलती हुई है। कबीर ने फिर आरके को जल्दी से शिमला वापस चलने को कहा। आरके ने उसकी बात मानते हुए कार को शिमला की तरफ मोड़ लिया। रास्ते में कबीर की खामोशी आरके को बहुत ज्यादा खल रही थी। आरके को अभी यह जानने का मन था कि चीफ ने किस तरह से कबीर को बीट किया था। कुछ देर तक सब खामोश था। फिर अचानक से कबीर ने बोला, यार अपना दुश्मन बहुत ज्यादा चालाक है। उसको पता था कि हम लोग उसके पीछे जरूर आएंगे। उसने इस बात की तैयारी कर रखी थी। अब जबकि उसको पता था तो उसने जानबूझकर हमारे लिए सब जगह पर नकली सबूत बिठाए थे। दरअसल वो कभी भी चंडीगढ़ गया ही नहीं था। वो रास्ते में उतरकर कहीं और के लिए निकल गया। उसने अपने आईडी पर किसी और को वहां होटल में रखा हुआ था। कबीर की बात को सुनने के बाद आरके एकदम से हैरान रह गया था। आज तक कभी भी उसने इस तरह का कोई केस नहीं देखा था। जो कुछ भी हुआ था उसे कबीर बहुत ज्यादा हैरान नहीं था। आखिर वो कबीर का बॉस था। उसमें कबीर से थोड़ा तो अधिक दिमाग होगा ही। कबीर भी इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि वो गलत नहीं है। उसने बस चीफ को थोड़ा हल्के में आंक लिया था। वो लोग कार में आगे बढ़ रहे थे कि तभी उसको मास्टर जियो का कॉल आता है। अब कबीर को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि वो मास्टर जियो को क्या कहेगा। बहुत ज्यादा अफसोस के साथ उसने मास्टर का कॉल रिसीव किया, मगर उसके मन में अभी भी बहुत से सवाल चल रहे थे। इससे पहले कि कबीर कुछ उनको अपने बारे में बताता, मास्टर जियो ने कबीर को एक अच्छी और एक बुरी खबर दी। अच्छी खबर ये थी कि कार्तिकेय अब खतरे से बाहर है, और बुरी खबर ये थी कि उन लोगों के ऊपर हॉस्पिटल में फिर से अटैक हुआ था। कबीर इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, मगर अभी वो जहां पर था उस जगह से वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। अब कबीर कैसे पहुंचेगा चीफ तक? क्या ये हमला चीफ ने कबीर को उलझन में डालने के लिए कराया था? आखिर कब खत्म होगी ये लुक्का छुपी? क्या मोड़ लेगी कहानी काजल और कबीर की? कबीर होटल के अंदर अपने जाल को बिछाना शुरू कर चुका था। वो उस आदमी को ढूंढ रहा था जिसको उसने चीफ को तलाशने का काम दिया था। कबीर अपने कमरे में
उसके बाद जब वो चीफ के रूम में गया तो वहां कोई नहीं था। किसी को ना देख के कबीर ने सोचा कि वो आईडी कार्ड देखेगा। जब उसने उस इंसान का वॉलेट चेक किया तो पाया कि सब डिटेल चीफ वाली है, मगर उस पर फोटो किसी और इंसान का है। ये देख के कबीर समझ गया कि उसको चीफ ने बेवकूफ बनाया है। तभी वो इंसान भी आ जाता है जो अभी चीफ की जगह पर वहां होटल में रह रहा था। उसने कबीर को पहचानते हुए कहा कि तुम जिसके पीछे आए हो तुमसे बहुत दूर है। साथ ही यहाँ पर कबीर ने हार मान ली और होटल से चेकआउट कर गया। जब वो बाहर आया तो आरके ने उससे पूछना चाहा कि क्या हुआ उसके मिशन का, मगर कबीर इतना ज्यादा शर्मिंदा था कि वो कुछ नहीं कह सका। बाद में उसने आरके को बताया कि किस तरह से चीफ ने उसके साथ खेल खेला है। अब कबीर के पास वापस लौटने के सिवा कोई चारा नहीं था। वो आरके के साथ वापस लौट गया। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। इस घटना के बाद चीफ एक बात तो बहुत अच्छे से समझ गया था कि चीफ को पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। वापसी कर रहे कबीर के मन में बहुत सारे सवाल फिर से आने लगे थे। अपनी हार से उसको बहुत बड़ा सबक मिला था। वो सबक ये था कि दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। वो जैसा भी हो उसकी तैयारी के बारे में आप नहीं जानते हैं। कबीर अभी सदमे से बाहर ही नहीं निकला था कि तभी मास्टर जियो का भी कॉल आ जाता है। मास्टर जियो उसको बताते हैं कि कार्तिकी की तबीयत अब पहले से बहुत बेहतर है। साथ में ये भी बताते हैं कि उनके ऊपर फिर से हमला हुआ था। इस बात को सुनकर कबीर का थोड़ा बहुत दिमाग जो बचा था वो भी अब खराब होने लगता है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मास्टर जियो और उसके साथ हो क्या रहा है। कभी उसके हाथ से दूषण निकल जाता है तो कभी कोई अचानक से हमला कर देता है। कबीर ने हालत को देखते हुए आरके को और तेज गाड़ी चलाने को कहा। अब कबीर को डर लग रहा था कि कहीं वो हमला फिर से ना हो जाए। सिचुएशन बहुत खराब तरीके से कबीर के हाथ से निकल रही थी। उसकी ये गलती आज मास्टर जियो पर भारी पड़ रही थी। खैर कबीर का मन तो नहीं था कि वो आरके के साथ रात को आए, मगर मास्टर जियो के फोर्स करने के कारण उसने ऐसा किया था। अब यही गलती मास्टर जियो को भारी पड़ रही थी। करीब 3 घंटे बाद कबीर और आरके हॉस्पिटल आ गए थे जहां पर कार्तिकेय एडमिट था। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। अब कबीर कार से उतरा तो देखा कि मास्टर जियो के सर पर पट्टी लगी है और पारस भी बहुत बुरी तरह से घायल है। इस हमले के पीछे बस एक ही मोटो था, कार्तिकेय को जान से मारना। कबीर ने उतरने के साथ दोनों से माफी मांग ली। उसके बाद उसको खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसको समझ क्यों नहीं आया कि चीफ अभी भी इसी शहर में है। वो कभी शिमला से बाहर गया ही नहीं था। दरअसल ये बहुत आम तौर पर देखा गया है कि कोई कुछ उल्टा काम करके शहर को छोड़ देता है, मगर चीफ की थ्योरी अलग थी। वो जब उल्टा काम करते थे तो वहीं रुकना पसंद करते थे। हॉस्पिटल मास्टर जियो के खास आदमी का था तो उसने कोई पुलिस कंप्लेन नहीं की, मगर हालात उस वक्त बहुत ज्यादा खराब थे। आज मास्टर जियो की जान बाल बाल बची थी। पारस इन सब से अब बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। सपनों के चक्कर में वो आज अपनों को दांव पर नहीं लगाना चाहता था। हमला होने के बाद पारस इतना ज्यादा गुस्से में आ गया था कि वो आज कबीर से साफ साफ इस बात को कर लेना चाहता था कि वो आगे खुद का रास्ता खुद से देखे। लेकिन मास्टर जियो इस बात को समझ रहे थे कि कबीर की इसमें कोई गलती नहीं। बहुत दिनों से मास्टर जियो और कबीर किसी चालाक दुश्मन के चंगुल में थे। कहते हैं हर दुश्मन कोई नई चाल सिखा जाता है। यहाँ भी मास्टर जियो और कबीर दुश्मनी के नए दांव पेच सीख रहे थे। कबीर का गुस्सा अब बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस तरह से चीफ सब जगह अटैक करा रहा है, मगर सामने नहीं आ रहा है। चीफ को रोकने का अब एक ही तरीका था कि उसको मार दिया जाए, लेकिन मारने के लिए भी उसको सबसे पहले चीफ को ढूंढना जरूरी था। कबीर इस बारे में तुमको बहुत जल्द कुछ करना होगा, पारस ने कहा। उसकी बातों से उसका गुस्सा दिख रहा था। मास्टर जियो ने उसको समझाया था, मगर उसका दिमाग भी बहुत ज्यादा खराब था। हाँ मैं समझ रहा हूँ, मगर ये समझ नहीं आ रहा कि चीफ कहाँ से अटैक कर रहा है, कबीर ने कहा। वो अभी मास्टर जियो और पारस से आंखें नहीं मिला पा रहा था। मास्टर जियो का हर एक जख्म उसके साइन पर बहुत बड़ा बोझ था। अब इस बोझ को उतारना कबीर की सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन समझना पड़ेगा ना, क्योंकि इस तरह सब होता रहा तो बचाने के लिए कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। समझ रहे हो ना कबीर, पारस ने कहा। वो वैसे तो खुल के बात नहीं कर पा रहा था, मगर वो इस बात को जानता था कि उसको इस तरह से अभी कबीर से बात नहीं करनी चाहिए। इस तरह वो कबीर पर अपने बड़े भाई मास्टर जियो के एहसान को गिना रहा था। मैं जानता हूँ पारस, मगर मैंने भी नहीं सोचा था कि जिस आदमी के शिकार पर मैं जा रहा हूँ वो घात लगाकर मेरे पीछे से हमला कर देगा। अगर मुझे ये सब पता होता तो मैं बहुत आराम से यहीं रुक जाता। ऐसे भी मुझे उसको मारने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी
बहुत से आदमी मारे गए थे, वो नहीं चाहते थे कि कबीर और कार्तिकेय भी उनकी तरफ से हट जाए। मास्टर जीव ने आरके को इशारा किया कि वो पारस को अंदर लेकर जाए। आरके ने मास्टर जीव की बात को मानते हुए पारस को कबीर के पास से हटा लिया। पारस अभी बहुत ज्यादा गुस्से में था। जैसे ही पारस मास्टर की नजरों से ओझल हुआ, मास्टर जीव ने कबीर से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ करिएगा, मेरा भाई कुछ ज्यादा ही बोल गया। दरअसल वो अपने आदमियों की मौत को देख के परेशान है, उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। मास्टर, परेशान होने वाली बात है, मगर आप ही बताओ, मैं अपने मन से तो नहीं गया था। मैंने फैसला सबके मन से कबूल किया था। इस सब में आपने मुझे सबसे ज्यादा इस काम को करने को रिक्वेस्ट किया था। अब इसमें मेरी गलती क्या है? कबीर ने अपनी सफाई में कहा। मैं जानता हूं कबीर, और मुझे तो लग रहा था कि चीफ हमारे बीच में फूट डालने की कोशिश कर रहा है, तभी उसने आपको पहले चालाकी से बाहर निकाला और उसके बाद फिर से कार्तिकेय की जान लेने की कोशिश की। मास्टर जीव ने कहा। वो अभी हर तरफ से कबीर का ध्यान चीफ की तरफ ले जाना चाहते थे। कार्तिकेय का नाम सुनते ही कबीर को याद आ गया कि उसने अभी तक तो कार्तिकेय को देखा ही नहीं है। उसको जैसे ही याद आया, उसने सबसे पहले मास्टर जीव से कार्तिकेय के बारे में पूछा। मास्टर जीव ने मुस्कुराते हुए कबीर को बताया कि सुबह के 4 बजे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, मगर डॉक्टर ने सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया। कार्तिकेय की अच्छी खबर सुनकर कबीर को बहुत अच्छा लग रहा था। इतने गम के बाद कबीर को बहुत अच्छी खुशखबरी मिली थी। उसने मास्टर जीव का धन्यवाद करते हुए उनको गले से लगा लिया। आज मास्टर जीव के कारण ही कबीर अपने सबसे अच्छे दोस्त को जिंदा देख पा रहा था। इसके बाद कबीर कुछ देर के लिए शांत हो गया। मास्टर जीव उसको देख के समझ गए कि वो कुछ सोच रहा है। मास्टर ने उसको परेशान न करते हुए सोचने दिया। कबीर ने कुछ देर बाद कहा, आपको क्या लगता है मास्टर जीव, इस चीफ को कैसे पकड़ा जा सकता है? यही तो दिक्कत है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सब बातों में सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि आदमी टारगेट किसको कर रहा है। मुझे तो लगता है कि दोनों तरफ टारगेट कर रहा है। मास्टर जीव ने कुछ सोचते हुए कहा। आप कहना क्या चाहते हैं मास्टर? कबीर ने उलझन भरे लहजे में कहा। मेरा मतलब है कि यह आपको जिंदा रखना चाहता है और कार्तिकेय को मारना चाहता है। इसमें भी वो आपको जिंदा रखते हुए यह एहसास दिलाना चाहता है कि आप उसके आगे कुछ नहीं है। वो आपकी सोच को चैलेंज कर रहा है, ना कि आपकी ताकत को। मास्टर जीव ने कबीर को समझाते हुए कहा। कबीर को भी समझ आ गया कि चीफ से निपटने के लिए उसको बहुत से उपाय लगाने होंगे, उनके बिना कुछ नहीं होने वाला है। अब अगर कबीर प्रैक्टिकल तौर पर सोचे तो उसके पास अभी एक ही तरीका था। ये तरीका था डॉक्टर यासीब का वो लिफाफा, जो कबीर के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी था। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। कबीर को उम्मीद थी कि उसको सही से सब कुछ देखना पड़ेगा। उसकी अब एक भी गलती उसके अपनों को बर्बाद कर सकती थी। कबीर के लिए अभी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उसका सबसे खास आदमी कार्तिकेय अभी ठीक नहीं है। एक पल तो कबीर के मन में यह बात आई भी कि वो चीफ का पीछा तब करे जब कार्तिकेय ठीक हो जाए, मगर उसको इस बात का भी डर था कि पता नहीं तब तक कितने बार ही चीफ हमला कर देगा। यही बातों के साथ कबीर फिर से उलझन में लग रहा था। वक्त अपनी रफ्तार से बीतता गया और वक्त आ गया जब कबीर को वो लिफाफा मिलने वाला था। शाम के वक्त का सुहाना मौसम। कबीर हॉस्पिटल की छत पर खड़े होकर देख रहा था, साथ ही वो सब आते जाते लोगों को भी देख रहा था। अचानक से कबीर ने देखा कि कोई आदमी हॉस्पिटल के अंदर आ रहा है। वो बहुत ज्यादा इधर उधर देख रहा था। कबीर को उसकी हरकत पर शक हो रहा था। पहले तो कबीर को नॉर्मल सा आदमी लगा, मगर बाद में कबीर का शक बढ़ता गया। आखिर में कबीर ने नीचे आकर उस आदमी से मिलने का सोचा। अभी कुछ देर पहले ही हमला हुआ था। वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। कबीर नीचे आते हुए बहुत चालाकी के साथ अपने गन को छिपाते हुए आगे बढ़ रहा था। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। जब कबीर उस आदमी के पीछे गया तो उसने उसके पीठ पे गन लगा दी। गन किसी को नहीं दिख रही थी। कबीर बहुत अच्छे से जानता था कि उसको अभी कैसे मामले को डील करना है। गन लगाने के बाद कबीर ने उस आदमी को धीरे से कहा, चुपचाप से हॉस्पिटल के बाहर चलो मेरे साथ। अगर कोई भी हरकत हुई तो मुझे लोगों को मारने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इतना सुनते ही वो आदमी आराम से बाहर की तरफ चला गया। कबीर उसके पीछे ही था। कबीर को मास्टर जीव के आदमी भी देख रहे थे, मगर उनको शक नहीं हुआ कि क्या हो रहा है। जब कबीर हॉस्पिटल से बाहर आ गया तो उसने उस आदमी की कमर से उसकी गन निकाल ली ताकि वो कोई हरकत ना दे सके। इसके बाद कबीर उससे कोई बात करता, अचानक से उसने कबीर को एक लिफाफा दिया। लिफाफा देख के कबीर को अचानक से याद आ गया कि इस आदमी को डॉक्टर यासीब ने भेजा होगा। कबीर ने उससे लिफाफा ले लिया और उसको थैंक्स बोल दिया। पलक झपकते ही वो आदमी गायब हो गया। कबीर ने जब लिफाफा खोला तो उसमें उसको कुछ फोटो मिली और कुछ पेपर मिले। जब कबीर ने उनको पढ़ना शुरू किया, वो अपना सर पकड़ के बैठ गया। आखिर ऐसा क्या था उस लिफाफे में जिसको